हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुनील कुमार शर्मा। बच्चे मुझे एसएनएस सर के नाम से जानते हैं। फिर आपके सामने हम 26 अगस्त के शिफ्ट 2 का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके पहले 20 क्वेश्चंस तक का डिस्कशन हमारे AK सर ने कर दिया है। अब हम 21 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 ध्यान से देखें। रिजिड बॉडी डायनामिक्स का क्वेश्चन है और सिंपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर बेस्ड। शिफ्ट 1 में भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर ही क्वेश्चन आया था आरबीटी का, और यहाँ पर भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ही क्वेश्चन है। ध्यान से देखें, हमें निकलना क्या है, डेंसिटी निकालनी है सॉलिड सिलेंडर की। ठीक है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस शोन इन फिगर, इस एक्सिस के अबाउट दिया हुआ है 2.7 kg मीटर स्क्वायर। लेंथ ऑफ सिलेंडर पता है L यहाँ पर, और रेडियस R भी पता है। ठीक है, तो सिंपल थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का यूज करना है। अगर मुझे इस सिलेंडर का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है I, तो ये बराबर क्या होगा, पहले मैं इस सिलेंडर का उसके सेंटर से पास होने वाली, मतलब उसकी अपनी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लूँ। कितना हो जाएगा, mR²/2। ठीक है, अब ये सेपरेशन L बराबर 80 सेंटीमीटर है, प्लस यहाँ क्या लिख देंगे mL²। ठीक है ना, IAB = ICM + MA²। वही एक ही जगह हमने क्या लिख दिया, 80 सेंटीमीटर पर वो L²। अब वैल्यू पुट कर दो। कैपिटल M का मतलब हो जाएगा रो, जो कि हमें निकालना है, डेंसिटी, यही क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, πr²L, ये वॉल्यूम हो गया, तो रो πr²L, ये मास हो गया, इंटू R²/2। ठीक है, तो M की जगह लिखा रो इंटू πr²L इंटू R²/2, प्लस सेम चीज़ यहाँ पर है, M क्या हो जाएगा, रो πr²L, ये हो गया मास, इंटू L²। ठीक है, अब I हमें पता है, और अगर मुझे I पता है तो सिर्फ मुझे I की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है ना, R क्वेश्चन में गिवन है, L क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है ना, इन सारी की वैल्यू पुट करके हम रो की कैलकुलेशन कर लेंगे, यानी डेंसिटी निकाल लेंगे। तो जब हम L बराबर 80 सेंटीमीटर, R बराबर 20 सेंटीमीटर और I की जगह 2.7 kg मीटर स्क्वायर रखेंगे, तो सॉल्व करने पर जो आंसर आता है ना रो, वो बराबर आता है 40.67, ध्यान से देखें, kg पर मीटर क्यूब, जो कि हमारे ऑप्शन 1 में गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। ये न्यूक्लियर फिजिक्स का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन भी हम लोग क्लास में करते हैं। ध्यान से देखें, यहाँ पर इन्होंने एक इक्वेशन लिखी हुई है, न्यूक्लियाई A का B में, फिर B का C में डिके हो रहा है। डिके कांस्टेंट लैम्डा दिया हुआ है, दोनों में सेम है। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि शुरुआत में जो A के नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है ना, वो B के नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का डबल है। मतलब ये वाली जो वैल्यू है, मान लो मैं कह दूं 2n0 है, अगर ये n0 है, और फिर इसका डिके हो रहा है, तो अगर इसके नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ज़्यादा हैं तो इसके B का बनने का जो रेट होगा वो ज़्यादा होगा। और इनिशियली n0 है, इसका डिके हो रहा है फर्दर लैम्डा n, तो इसका अगर n कम है तो इसका मतलब B से C में कन्वर्ट होने का रेट कम होगा। तो B शुरुआत में बढ़ेगा और फाइनली तो लास्ट में उसे घटना ही है, और बहुत दूर जाने पर उसे क्या हो जाना है, 0 जाना है। तो इसका मतलब है कि जो NB का नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं, मतलब B के जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं यानी NB, वो क्या होंगे, पहले इंक्रीज होंगे, मैक्सिमम होंगे, और फिर डिक्रीज होंगे। मीन्स अपना ऑप्शन आ जाएगा 1। इन गिवन ग्राफ को देखते हुए हमें समझ में आ रहा है कि B के जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं, शुरुआत में उसका फॉर्मेशन रेट ज़्यादा है, डिके रेट कम है। धीमे धीमे A के नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कम होंगे तो फॉर्मेशन रेट कम होगा, डिके रेट बढ़ता जाएगा, और ओवरऑल एक थर्मल मतलब एक इक्विलिब्रियम आएगा जहाँ पर NB की वैल्यू मैक्सिमम होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन अक्सर करके क्लास इलस्ट्रेशन में होते हैं। जब आप यहाँ पढ़ेंगे तो देखेंगे कि हम लोग क्लास में इस तरह के क्वेश्चन डील करते हैं। यहाँ है क्या, एक बल्ब है जिसकी रेटिंग वोल्टेज और पावर हमें दी गई है। ठीक है ना, अब हमें कहा यह गया है
इसकी रेटिंग वोल्टेज है 100 और यहाँ पर हमने 200 वोल्ट की एक बैटरी लगा दी। पावर कंज्यूम करना है 500 वॉट, क्योंकि इन्होंने लिखा हुआ है सो दैट बल्ब ऑपरेट एट दी रेटेड पावर ऑफ 500। इसका मतलब इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना आना चाहिए 100। तो इसमें करंट कितनी आनी चाहिए I इज इक्वल टू P अपॉन V, P इज इक्वल टू VI होता है। पावर कितनी है गौर से देख रहे हैं 500, वोल्टेज V बराबर 100 यानी कि 5 एम्पियर। तो इसका मतलब है यहाँ करंट 5 एम्पियर की हो गई, वही करंट यहाँ पर होगी। इस R की वैल्यू निकालनी है हमें, और अगर यहाँ 100 वोल्ट आया है तो यहाँ पर भी 100 वोल्ट आ जाएगा, क्योंकि हमने टोटल 200 लगाया है। इसका मतलब है अब अगर मुझे इस R की वैल्यू निकालनी है कितना रेजिस्टेंस है, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन I। V कितना है 100, गौर से देखो I कितना है 5। सॉल्व करेंगे तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 ओम। इसका मतलब है अगर मैंने R 20 ओम कनेक्ट किया तो ऐसी सिचुएशन पर बल्ब और R दोनों के अक्रॉस 100 वोल्ट आएगा, और ये जो बल्ब है वो अपनी रेटेड जो वोल्टेज रेटेड पावर है ना, उसी पर ऑपरेट हो रहा होगा। मतलब ये 500 वॉट पावर कंज्यूम कर रहा होगा इन दिस सर्किट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। ये ऑल्टरनेटिंग करंट का क्वेश्चन है, और इस तरह का क्वेश्चन एक बार पहले भी मेंस में आ चुका है। यहाँ पर ध्यान से देखें, एक कैपेसिटर है उसके साथ एक रजिस्टर है, ऐसे एक इंडक्टर है उसके साथ एक रजिस्टर है, ऊपर RC सर्किट है ये वाला देख रहे हैं, और नीचे LR सर्किट है। दोनों पैरेलल हैं जो कि 200 वोल्ट से कनेक्ट है और ओमेगा 100 रेडियन पर सेकंड के वेन है। मुझे I निकालनी है, नेट जो करंट है ना I, उसकी वैल्यू निकालनी है। सिंपल सी बात है, ये RC सर्किट और LR सर्किट एक दूसरे के पैरेलल हैं, यानी वोल्टेज दोनों में सेम है। अब मुझे ये पता लगाना है कि IC की वैल्यू कितनी है, IL की वैल्यू कितनी है, और इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है। वोल्टेज सेम है तो करंट के बीच में फेज डिफरेंस निकालना है। देखना कैसे, पहले मैं इस सर्किट की बात करता हूँ। यहाँ पर C दिया हुआ है, इसका मतलब है हमें XC निकालना है। XC इक्वल टू क्या होता है 1/ωc। ओमेगा कितना है 100, C कितना है 100 माइक्रोफैरेड। वैल्यू पुट कर दो, गौर से देखो 1 अपॉन, ठीक है ना, ओमेगा 100 दिया हुआ है, और C की जो वैल्यू है ये आ जाएगी कितनी 100 इंटू 10⁻⁻⁶। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 100 ओम। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यानी XC की जो वैल्यू है वो 100 ओम आ गई। R कितना दिया है, सिंपल सी बात है 100। तो इस सर्किट का जो इम्पीडेंस है Z1 बराबर ये आ जाएगा √R², या इसको अगर मैं R1 कह दूं थोड़ी देर के लिए, तो R1² प्लस XC², मीन्स 100² प्लस 100², ये आ जाएगा 100√2। सिमिलरली यहाँ की अगर हम बात करें और Z2 निकालें, बिल्कुल वैसे ही LR सर्किट के लिए, तो ये आ जाएगा √, अगर थोड़ी देर के लिए मैं कह दूं ये R2 है, ठीक है ना, ओमेगा L, ओमेगा कितना दिया हुआ है गौर से देखो 100 और L है 50, तो ये भी आ जाएगा 100, ये ओमेगा इंटू L 50, तो इसका मतलब है ये आ जाएगा 50² और प्लस R कितना है 50, यानी कि 50√2। अब ऊपर वाले सर्किट में अगर मुझे करंट निकालने को कहा जाए IC बराबर कितना है 200 डिवाइड बाय कितना लिख देंगे हम लोग 100√2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी गौर से देखो, ये 200 है, ये 100/√2 यानी 2/√2, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा 2√2। ठीक है, नीचे 200 लिखा हुआ था। ऐसे ही हमें IL निकालना है। ठीक है, अब अगर मैं IL निकालूं तो IL की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200 अपॉन नीचे कितना 50√2। ठीक है, यहाँ पर इस वाली ब्रांच में करंट ये कितनी हो जाएगी 4/√2, ये ऊपर आ जाएगा √2 और ये आ जाएगा 2√2। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लें, ठीक है ना, 200/100
100√2 यानी 2/√2, तो इसका मतलब है √2, ठीक है। और नीचे कितना है 200/50, तो 4/√2, तो 2 × 2/√2, तो इसका मतलब है 2√2। तो हमें IC पता चल गया और हमें IL पता चल गया, मतलब हमने इस ब्रांच में करंट निकाल ली और हमने नीचे वाली ब्रांच में करंट निकाल ली, ठीक है। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इसके बाद सबसे प्यारी बात, अगर मैं RC सर्किट की बात करूं तो RC सर्किट में करंट और वोल्टेज में जो करंट होती है ना वो लीड करती है, वोल्टेज पीछे होता है। LR सर्किट में वोल्टेज लीड करता है। इसका मतलब है कि अगर इन दोनों सर्किट में वोल्टेज कॉमन है तो IC जो है ना करंट लीड कर रही है, और वो एंगल जिस एंगल से वो लीड करेगी हमने मान लिया ∅1 है। अब वो ∅1 कैसे निकालेंगे, गौर से देखो, tan ∅1 बराबर कितना होता है XC/R1, दोनों सेम है, XC और R1। XC की वैल्यू भी 100 थी और R की वैल्यू भी है कितनी थी 100 थी, तो इसका मतलब है ∅1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, गौर से देखो 45 डिग्री, क्योंकि tan phi की वैल्यू आ जाएगी 1। बिल्कुल सेम XL/R करोगे tan ∅2, यानी कि ∅2 की जब वैल्यू निकालेंगे तो वो भी कितनी आ जाएगी हमारे पास ∅2 = गौर से देखो 45 डिग्री। कुल मिलाकर के हम ये समझ गए कि यहाँ पर अगर ये वोल्टेज वाली लाइन है तो ये IC है और ∅2 मतलब 45 डिग्री एंगल पर IL है। IC और IL उन दोनों के बीच का जो एंगल है, यानी कि फेज डिफरेंस बिटवीन करंट, क्योंकि वोल्टेज दोनों में कॉमन है, कितना है 90। तो अब अगर मुझे I निकालना है, करंट बराबर हो जाएगा √I1² + I2² प्लस वही जो फॉर्मूला होता है A² + B² + 2AB cos थीटा, तो 2A² + B² + 2AB cos थीटा, यानी कि I1² + I2² + 2√I1I2 cos phi। अब गौर से देखना, जब यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे phi 90 है तो यहाँ कितना मिलेगा मुझे IC² + IL², दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो, 2√2 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा हमारे पास, देख रहे हैं ये वाली √2 यानी कि IC की वैल्यू, तो ये आ गया 2 और प्लस यहाँ आ जाएगा 8 अंडर रूट के अंदर बराबर √10 एम्पियर, और √10 एम्पियर हमारे ऑप्शन नंबर 1 में गिवन है। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ा। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में हम तभी कर सकते हैं जब हमारी बढ़िया प्रैक्टिस हो, अगर अच्छे से इसी पढ़ा होगा तब जाकर के हम इस क्वेश्चन को हैंडल कर पाएंगे, वरना फिर कुछ ना कुछ गलती या सिली मिस्टेक्स हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो ऊपर वाला RC सर्किट, नीचे वाला LR सर्किट, दोनों आपस में पैरेलल हैं। हमने सिर्फ एक काम किया, ऊपर वाले में करंट निकाली, नीचे वाले में करंट निकाली, और फिर ये चेक किया कि इन दोनों के करंट के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, ठीक है ना। RC सर्किट में हम जानते हैं करंट लीड करती है और LR सर्किट में वोल्टेज लीड करता है, करंट पीछे होती है, जिसकी वजह से इनके बीच का एंगल निकाल लिया 90 और फिर I बराबर √I1² + I2² कर दिया। क्वेश्चन नंबर 25, ध्यान से देखें, सर्कुलर कॉइल है इस क्वेश्चन में और एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जो अंदर की तरफ है और इसमें ये रोटेट कर रही है, ठीक है, और हमें मैक्सिमम इंड्यूस्ड EMF निकालना है। ये जो कॉइल है इसकी रेडियस कितनी है R है, तो इसका मतलब इसका जो एरिया है ना A बराबर वो कितना है πr²। अगर मैं फ्लक्स की बात करूं phi बराबर कितना हो जाता है BA cos ω/t, ठीक है, ये फ्लक्स है, B मैग्नेटिक फील्ड है, A एरिया है जो कि πr² है, गौर से देखो cos ω/t, ओमेगा एंगुलर स्पीड से हम इसे रोटेट करा रहे हैं, ठीक है। अब मुझे इंड्यूस्ड EMF निकालना है, तो E बराबर, ये हमारे का क्वेश्चन है, -dφ/dt। जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, गौर से देखो इंड्यूस्ड EMF, और अगर नंबर ऑफ टर्न्स n दे रखे हैं, गौर से देखो तो यहाँ क्या मिलेगा -n × dφ/dt, तो यहाँ मिल जाएगा n BA ओमेगा और यहाँ मिलेगा हमें sin ω/t। कहने का मतलब है कि जो मैक्सिमम इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू है वो E0 के बराबर है, n BA ओमेगा, n नंबर ऑफ लूप दिए हुए हैं, ठीक है ना, B मैग्नेटिक फील्ड है, A की जगह πr² कर देंगे, तो n BA πr² ओमेगा, यानी कि बहुत ध्यान से देखोगे तो E0 की वैल्यू ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है, यही है मैक्सिमम इंड्यूस्ड EMF इन दिस लूप।
तो ये सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान, ठीक है ना। सभी बच्चों ने इस क्वेश्चन को सही किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, कैरनॉट इंजन। अक्सर करके कैरनॉट इंजन पर क्वेश्चन आता है। एक ही फॉर्मूला होता है, ईटा इक्वल टू 1 माइनस T2/T1। T1 हम जानते हैं सोर्स का टेम्परेचर होता है, T2 सिंक का टेम्परेचर होता है, लोअर टेम्परेचर हायर टेम्परेचर, ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक कैरनॉट इंजन है वर्किंग बिटवीन -10 डिग्री सेल्सियस और ये 25। इसका मतलब है यहाँ पर ये T2 है और ये T1 है, ठीक है। तो अगर मैं T1 की वैल्यू निकालूं बराबर कितना दिया हुआ है 273 प्लस 25 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हमें केल्विन में लिखना होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर होते हैं। कितना आ जाएगा ये, गौर से देखो 538 729, ठीक है ना, 298। ऐसे ही अगर मैं T2 निकालूं बराबर 273 माइनस 10 डिग्री सेल्सियस बराबर, सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 263 केल्विन। जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है ना ईटा बराबर, वो होता है 1 माइनस T2/T1। वैल्यू पुट कर दोगे 1 माइनस T2 की जगह कितना 263 डिवाइड अपॉन नीचे कितना 298। ये हमारा ईटा आ गया, एक फॉर्मूला। और आगे बढ़ते हैं, ईटा इक्वल टू होता है W/Q(in). अब क्वेश्चन देखना है, इन्होंने क्या कहा है, पावर जो टेम्परेचर ना, लिमिट इफ प्रोड्यूस ए पावर ऑफ 35 वाट, देन व्हाट इज द हीट इनपुट रेट, मतलब किस रेट से एनर्जी दें जिससे पर सेकंड इतना वर्क हो। तो पर सेकंड कितना वर्क हो वो पावर होगी 35, और पर सेकंड कितनी एनर्जी देनी है वो हीट इनपुट हो गया। हमें क्या निकालना है Qin। तो इस Qin की जो वैल्यू है ये बराबर कितनी हो जाएगी, गौर से देखो W/ईटा, और हमें सारी वैल्यूज पता है। ईटा यहाँ दे रखा है, गौर से देखो, और जो वर्क है या कह सकते हो कि पावर है पर सेकंड जो वर्क हो रहा है वो 35 वाट दे रखा है, ठीक है। 35 वाट वैल्यू पुट करेंगे और Qin की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जैसे ही हम वैल्यू पुट करेंगे, ईटा को यहाँ रखेंगे, W की वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 298 जूल। यानी इस रेट से हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, जूल पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 27, ध्यान से देखें, ये एक EMF का क्वेश्चन है। इसमें है क्या, एक इक्विलेटरल ट्रायंगुलर कॉइल है जो एक मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, B = 2 × 10⁻² टेस्ला, ठीक है। इसमें करंट पास कर रहे हैं 0.2 एम्पियर, ठीक है। हमें निकालना है टॉर्क एक्टिंग ऑन कॉइल इज इक्वल टू Y × 10⁻⁵ न्यूटन मीटर। तो Y की वैल्यू निकालनी है, कुल मिलाकर के हमें टॉर्क निकालना है, फिर उसको कंपेयर कर देना है, वही पता चल जाएगा। टॉर्क क्या होता है, गौर से देखो, बराबर होता है M मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्रॉस B। M की वैल्यू ऑब्वियस है I × एरिया। अगर साइड को मैं कह दूं A है जो कि 10 सेंटीमीटर है, तो एरिया का मतलब हम लोग जानते हैं ऐसे, बेस × हाइट, ठीक है ना, 1/2 बेस × हाइट। अब अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो जो M है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, वो होता है I करंट × एरिया, और इस इक्विलेटरल ट्रायंगुलर कॉइल का जो एरिया है अगर उसकी बात हम करें तो ये हो जाएगा √3a²/4, ठीक है ना। ये a मालूम है और ये √3a/2 आ जाएगा, 1/2 × दिस। अब ये जो M है पता चल गया, B की वैल्यू हमें पता है, और एंगल, तो M की जो डायरेक्शन है, गौर से देखें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है, अंदर की तरफ आएगा, M की डायरेक्शन अंदर की तरफ, और B कैसा है हॉरिजॉन्टल। इसका मतलब है M और B के बीच का एंगल 90 आ जाएगा। तो यहाँ क्या लिखते हैं, M × B × sin थीटा, यार थीटा इज 90। तो कहने का मतलब है अपना जो टॉर्क का मैग्नीट्यूड है वो कितना आ जाएगा, M × B sin 90। अब M की वैल्यू पुट कर दो, I A की जगह √3a²/4, गौर से देखो, × B। सारी वैल्यूज पता है, करंट पता है, A पता है, B पता है, सॉल्व करके टॉर्क निकालोगे, जो भी आएगा
इसे क्या कर दोगे, जो लिखा हुआ है y इंटू 10⁻⁻5 और कंपेयर कर लोगे। जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो y की जो वैल्यू है ना वो आ जाती है 1.732। ठीक है, तो इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, y की वैल्यू आ जाएगी 1.732। तो एक आसान क्वेश्चन है टॉर्क पर बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 28, एक करंट इलेक्ट्रिसिटी का सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। ध्यान से देखें, रेजिस्टेंस दिए हुए हैं 2 ओम, 6 ओम, 4 ओम, 8 ओम। इनको अरेंज करना है और हमारे पास ऑप्शन गिवन है और हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 46/3 ओम। तो किस अरेंजमेंट में ये करेक्ट आंसर आएगा? सिंपल सी बात है, एक एक ऑप्शन चेक कर लो। ऑप्शन नंबर 1 जैसे चेक करना है, 8 है, 6 है, सीरीज में हो गए, 2 और 4 पैरेलल हो गए, फिर ये दोनों सीरीज में हो गए। सॉल्व करके चेक कर लो, थोड़ी सी कैलकुलेशन, और उस कैलकुलेशन से पता चल जाएगा कि कौन सा आंसर आ रहा है। ठीक ना, यानी सीरीज, पैरेलल, फिर सीरीज, ऐसे ही चारों ऑप्शन चेक करके हम अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो तुम देखोगे ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 जो है ना, ये कह रहा है एक सिंपल पेंडुलम, परसेंटेज एरर इन ग्रेविटेशनल एसिलेशन इज 1%। मतलब ध्यान से देखना, डेल्टा जी अपॉन जी की जो वैल्यू है ना ये 1% है, और परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड कितना है, 1%। गौर से देखो, यानी कि डेल्टा टी अपॉन टी बराबर 1%। और हमें क्या निकालना है, परसेंटेज, मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन एनर्जी। ठीक है, यानी डेल्टा ई अपॉन ई निकालना है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है टी बराबर कितना होता है, 2π√L/g। ठीक है, अगर मैं L की वैल्यू निकालूं तो मुझे कितनी मिलेगी, गौर से देखें, L अगर निकालना है स्क्वायर कर दो तो टी स्क्वायर, ठीक है ना, g अपॉन नीचे कितना आ जाएगा, 4π²। ठीक है ना, L की वैल्यू निकालनी थी, नीचे आ जाएगा ये। अब इसको ऐसे लिख दो, डेल्टा L अपॉन L बराबर, गौर से देखो, जब भी एरर निकालना होता है यही काम करते हैं। यहाँ क्या मिलेगा, 2 डेल्टा टी अपॉन टी और प्लस यहाँ कितना, डेल्टा जी अपॉन जी। इससे हमें डेल्टा एल अपॉन एल ये पता चल जाएगा। क्वेश्चन में ध्यान से देखो, इन्होंने क्या लिखा है, ग्रेविटेशनल एसिलेशन में जो चेंज है वो 1% है और टाइम पीरियड में चेंज कितना है, 1% है। तो ये कितना आ जाएगा, 2 × 1 + 1 मतलब 3%। ठीक है, अब एनर्जी की बात आती है, एनर्जी का फॉर्मूला लिख दो, E बराबर कितना होता है, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर A स्क्वायर, ये एनर्जी होती है। ठीक है, अब अगर मुझे डेल्टा ई अपॉन ई की बात करूं तो पहले ओमेगा, ओमेगा क्या होता है, √g/L, टी बराबर होता था 2π अपॉन ओमेगा। ठीक है, और टाइम पीरियड 2π √L/g होता है, तो ओमेगा √g/L। इसका मतलब है यहाँ पर अगर मैं लिखूंगा तो डेल्टा ई अपॉन ई बराबर, अब ध्यान से देखना, ओमेगा स्क्वायर जब करोगे तो g/L आ जाएगा। ठीक है, यहाँ और a एम्पलीट्यूड है, वो तो कांस्टेंट ही है। जो चेंज किया है हम लोगों ने वो टाइम पीरियड में किया है और एसिलेशन में किया है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये जो ओमेगा स्क्वायर का टर्म है वो g/L, तो यहाँ कैसे लिखेंगे हम लोग, डेल्टा g/g। परसेंटेज चेंज निकालना मैक्सिमम, गौर से देखो ऐसे, ऑब्वियस है, इसमें हमने हर तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है, यहाँ पर भी 100 से, यहाँ पर भी 100 से, 100 से, जिससे परसेंटेज चेंज निकला है। सेम चीज़ हमें यहाँ करनी है, और प्लस यहाँ कितना मिल जाएगा, गौर से देखो, डेल्टा L अपॉन L। अब डेल्टा G अपॉन G कितना है, 1 प्लस डेल्टा L अपॉन कितना है, 3, यहाँ से निकाला था हम लोगों ने। तो ओवरऑल कितना आ जाएगा, 4%। ठीक है ना, यहाँ 100, यहाँ 100, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई किया है, जिससे हमें परसेंटेज चेंज पता चल जाए। तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन एनर्जी निकालना था, कितना आ गया, 4%। 4% का मतलब ऑप्शन नंबर 2। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन है ना। इस शिफ्ट 2 के हम लोगों ने सारे के सारे 30 क्वेश्चंस बच्चों से प्राप्त कर लिए। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। ध्यान से देखें, सॉलिड स्फीयर है ना, आर रेडियस का, और इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर अंदर, और वो डिस्टेंस कितनी मालूम है, गौर से देखो r/2, और फिर सरफेस से r/2 अंदर और सरफेस से r/2 बाहर, मतलब सेंटर से r + r/2 यहाँ पर और एक यहाँ पर, इन दोनों पॉइंट पर। तो अगर मैं कह दूँ यहाँ पोटेंशियल V1 है, यहाँ पोटेंशियल V2 है, रेडियस r है, ये r/2 है, तो ये भी हो जाएगा r/2। अंदर का जो फार्मूला होता है ना V1 बराबर, वो होता है k³ 3r² माइनस स्मॉल r² अपॉन 2r³। ये होता है पोटेंशियल। ये कब वैलिड है, जब r की वैल्यू लेस देन r होती है। यानी हम सॉलिड स्फीयर के अंदर, यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर के अंदर सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर पोटेंशियल निकालते हैं, तो ये वाला फॉर्मूला है। और अगर बाहर निकालते हैं, मान लो V2 बराबर, तो सिंपल हम ऐसे लिखते हैं k³/r। अब हमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, ठीक है ना, रेशियो निकालना है हमें। तो क्या हो जाएगा, V1/V2 बराबर, यहाँ क्या लिखेंगे, k³ 3r² माइनस स्मॉल r की जगह क्या लिख दोगे, r/2 स्क्वायर, ठीक है, ऐसे डिवाइड अपॉन 2r³। फिर V2 कितना है, k³ अपॉन r की जगह r + r/2, क्योंकि मुझे सेंटर से r डिस्टेंस पर बाहर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। तो एक तो यहाँ पर पोटेंशियल निकाल लिया अंदर, और एक कहाँ पे निकाल लिया, बाहर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल लिया। दोनों के फॉर्मूले लिख दिए पहले हमने, V1 और V2 डिवाइड कर दिया। अब सॉल्व करके अपना आंसर निकाल लेंगे। तो जैसे ही हम सॉल्व करेंगे, रेशियो सारी चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, और सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा 33/16, जो कि अपने ऑप्शन 1 में गिवन है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस पूरे पेपर को, है ना, सारे क्वेश्चंस सॉल्व करके आपके सामने रख दिए हैं। अब इन क्वेश्चंस को एक बार आप लोग देखेंगे, समझेंगे, ठीक है ना। बेस्ट विशेस।